नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोरोना एक महत्वपूर्ण विचार का विषय पूरे दुनिया में बन चुका है। मैं प्रोफेसर डेज़ी नारायण न डॉक्टर हूँ न इकोनॉमिस्ट हूँ, लेकिन कोरोना के सामाजिक जो इम्पैक्ट है, आर्थिक प्रभाव है, इसके संबंध में कुछ सोच मेरा भी बना है। सबसे इंटरेस्टिंग जो बात है कि कोरोना यानी 2020 और मार्क्स के विचारों का पुनः एक पॉपुलैरिटी, इन दोनों के बीच में समय लगभग एक ही है। और कार्ल मार्क्स के दो प्रसिद्ध पुस्तकों का नाम लेना चाहेंगे, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और कैपिटल, जिसमें मार्क्स ने लेबर के बारे में, श्रम के विषय में लिखा है और एक नए तरह से श्रम को आइडेंटिफाई करने की उन्होंने कोशिश की थी। आज जब हम इस देश में कोरोना की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में, हमारे सामने जो तस्वीर उभर कर आता है वो तस्वीर है लाखों मज़दूरों का, श्रमिकों का, जिन्होंने कष्ट सहते हुए, अमानवीय कष्ट सहते हुए अपने रोज़गार के क्षेत्र से निकलकर अपने घर की ओर जाने का निर्णय लिया था। और रास्ते में जो परेशानी, चाहे वो भूख की हो, प्यास की हो, बच्चों की हो, ये सब तो थी ही। लेकिन दूसरा जो हम बात कहना चाहते हैं कि इतने सारे लोगों के राइट्स का, उनके अधिकारों का जिस प्रकार से हनन किया गया, कड़े शब्दों में इसकी निंदा करनी चाहिए। बहुत ही प्रसिद्ध लेखक, जिनको हम सभी पढ़ते हैं और जानते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपने जन्म कथा में बिहार में फैले, भारत में फैले और विश्व में भी फैले स्पेनिश फ्लू के विषय में लिखा है। ये स्पेनिश फ्लू करोड़ों लोगों का जान ले लिया था। और निराला लिखते हैं, 23 वर्ष के रहे होंगे कि उनके घर से लगातार ये खबर उन्हें दिया जा रहा था कि उनकी पत्नी, उनकी बेटी, भतीजा, परिवार के अन्य लोग, गांव के लोग सभी स्पेनिश फ्लू से मर रहे थे। और बहुत ही जो सैडनेस या कष्ट जो उन्होंने अनुभव किया था, इसके विषय में उन्होंने अपने आत्मकथा में लिखा है
जिसमें यह भी लिखते हैं कि गांधी को भी यह बीमारी पकड़ लिया था, गांधी जीवित निकले उसमें से, और नहीं तो पता नहीं स्वतंत्रता के संग्राम का क्या होता। और प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन के प्रेमचंद को भी स्पेनिश फ्लू का सामना करना पड़ा था और कई वर्षों तक ये फ्लू चला। उसी प्रकार से स्मॉल पॉक्स हो, प्लेग हो, मलेरिया हो, ये सभी एंडेमिक्स हैं, जिसको अभी हम लोग पैंडेमिक्स कहते हैं। उसके विस्तार को देखते हुए ये सभ्यता और लोगों के जीवन को प्रभावित करता रहा है, लेकिन साथ साथ दवाएं भी निकले। औपनिवेशिक दौर था वो, और लोग ठीक भी होते चले गए। लेकिन ये वायरस, कोरोना वायरस, एक नई चीज़ है। हम नहीं जानते हैं। दुनिया में विशेषज्ञ कहते हैं कि इसके पीछे एक गंभीर राजनीति है, जिसमें WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का भी इन्वॉल्वमेंट है, और चीन के साथ इनकी सांठगांठ थी। और चीन से ये वायरस निकला। जो छोटी सी साइंटिस्ट, यंग साइंटिस्ट वहाँ पर थी, उन्होंने लेकिन बहुत ट्रुथफुली इसके बारे में जानकारी दी, और थोड़े दिन के बाद उन्हीं का मौत भी हो गया। ये वायरस फैल गया है, और आज के दिन में लोग कहते हैं कि क्या विकसित देशों या क्या अनडेवलप्ड कंट्रीज़ हों, सभी जगह हम इस बीमारी के प्रभाव के कारण मरते हुए लाखों करोड़ों लोगों का फिगर्स पाते हैं। तब फिर सवाल कई तरह से उठता है। पहला सवाल शायद यह उठता है कि अगर डेवलप्ड कंट्रीज़, जिसको अभी तक हम लोग डेवलप्ड कंट्रीज़ कहते थे, इन डेवलप्ड कंट्रीज़ में अगर इस तरह का बीमारी हो सकता है, और वो भी जो एक बहुत ही सशक्त राज्य है, अपने आप को लीडर मानता है, विश्व का लीडर मानता है, अमेरिका, वहाँ पर अगर इस तरह की बीमारी हो सकते हैं और इतने लोग मर सकते हैं, तो फिर ये सवाल इम्पॉर्टेंट है कि विकास शब्द से, डेवलपमेंट जैसे शब्द से आप क्या समझते हैं? और क्या अमेरिका में हुए डेवलपमेंट को हम अनुकरणीय माने, या उस डेवलपमेंट में भी अनेक तरह के समस्याएं हैं? हाँ, एक बात सही है अमेरिका की, अन्य देशों की भी, यूरोप में, कि सही मायने में वहाँ लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, क्योंकि वहाँ का प्रेसिडेंट, ट्रंप जैसा प्रेसिडेंट, को प्रेस घेर लेता है, सामान्य लोग सवाल पूछते हैं, और आर्मी प्रेसिडेंट को कहता है कि आप वापस जाएं और चुपचाप बैठें। यही स्थिति बाकी देशों में भी है, जिसमें लोगों की आवाज़
को लोग सुना करते हैं, जो पावर में है, जो प्रशासन में है, वो सुना करते हैं। हमारे देश में जो हुआ उसमें एक और राजनीति छिपा हुआ है, और वो जो पॉलिटिक्स है वो कहीं ना कहीं से दिल्ली के सरकार को भी इन्वॉल्व करता है। कोरोना के बारे में जानकारी तो 1919 के अंतिम 2 महीने से ही हम प्राप्त कर चुके थे, लेकिन ट्रंप का आना ज़्यादा महत्वपूर्ण था। और ट्रंप के मीटिंग के लिए जो तैयारी की गई, जिसमें दीवार के पीछे गरीबों को ठेल दिया गया कि उन्हें ट्रंप न देख पाएं, ये सारा एक्सरसाइज हम देख रहे थे। 2020 में आकर और जनवरी के अंतिम जो शेष भाग है वहाँ पहुँचकर जब मौत का रिपोर्ट्स आया, तब कोरोना के विषय में हम बातचीत करने लगे। तब तक निश्चित रूप से देरी हो चुका था। हमने कोई तैयारी नहीं की थी, और हमारा जो मेडिकल सिस्टम है उसके विषय में सभी लोग जानते हैं कि वो कितना कमज़ोर है और कितने कम लोगों तक उसका पहुंच है। और इसीलिए अचानक, और वो भी बिना कंसल्टेशन के, जिसको लोकतंत्र का हम एक फेलियर मानेंगे, न लोगों से बातचीत, न चीफ मिनिस्टर्स से बातचीत, सीधे इस बात को घोषित कर देना कि देश में लॉकडाउन कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि एक ऐसा वायरस फैल गया है जिसमें एक दूसरे के साथ जो हम संपर्क बनाते थे शारीरिक, उसके कारण भी फैल सकता है, इत्यादि इत्यादि। और धीरे धीरे संख्या बढ़ने लगा। हमें इस बात के विषय में भी पता चला कि हमारे यहाँ से मेडिकल इक्विपमेंट्स जो वैसे भी कम हैं, वो बाहर के देशों में भेजा गया था। क्यों भेजा गया था? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और कोरोना के लॉकडाउन के बाद जो स्थिति बना वो हम सब जानते हैं। इस पूरे बीमारी को लेकर, पैंडेमिक को लेकर, हिंदू मुसलमान राजनीति को भी इन्होंने नहीं छोड़ा। इसमें भी मुसलमानों का दोष है, उसको रेखांकित की गई। उनकी जो मीटिंग हुई थी दिल्ली में, जहां कई सौ लोग हाजिर थे, जहां से बाद में लोगों को भगाया गया, उस मजलिस को एक तरह से एनिमी माना गया कि वही मेरा दुश्मन है, उसी के कारण फैलता है। और अभी भी लोग कहते हैं कि मुसलमानों के चलते फैला है। और खुद जिन्होंने मीटिंग्स की, चाहे ट्रंप के साथ हो या अन्य मीटिंग्स हो, उसके विषय में ना कुछ कहते हैं, ना उस मजलिस के लोगों को की जो सिक्योरिटी थी एयरपोर्ट में, क्यों उनको जाने दिया गया अंदर, क्यों उनको रोका नहीं गया उसी समय। ये सारा प्रश्न उभर कर आया। और इसी बीच
जो हमारा श्रम है, लेबर है, जिसको मार्क्स कहते हैं कि वो एक कमोडिटी है, आदमी नहीं, वो तो कमोडिटी है, वो सेलेबल है। इस लेबर को उतना ही आर्थिक फायदा होगा जितना उसके बिक्री का संभावना बाजार में बनेगा। तो आज के दिन में देश में ये कमोडिटी यानी लोग, हमारे ही जैसे लोग, उसके परिवार का एक माइग्रेशन शुरू हुआ। और इस माइग्रेशन की तुलना कभी कभी हम लोग करते हैं, तुलना बीच बीच में, वो पार्टीशन के समय के माइग्रेशन के साथ भी की गई। लेकिन वहाँ तो एक देश से दूसरे देश तक जाने की बात थी। यहाँ तो अपने ही देश में, अपने कर्म क्षेत्र से अपने घर की ओर जाने की बात थी। और कुछ सीन्स तो ऐसे दिखें जिनको शायद हम उसी तरह से नहीं भूल सकते हैं जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी में एक छोटी सी बच्ची मरी पड़ी हुई थी और ज़मीन में आधा वो गड़ी हुई थी। वो दृश्य अभी भी हमारे आँख के सामने है। और यहाँ मुजफ्फरपुर में हाल में एक मृत महिला जिसको एक शॉल से ढक दिया गया था, उसका छोटा सा बच्चा 1 साल का होगा, वो अपनी माँ से खेल रही थी। कभी चादर हटा रही थी और कभी चादर फिर से उड़ा दे रही थी। ये एक अद्भुत दृश्य था। और वो दूसरा दृश्य जो सड़कों पर नज़र आया कि ट्रॉली सूटकेस पर एक बच्चा चलते चलते सो गया और माँ उस ट्रॉली सूटकेस को, जिस पर बच्चा सोया हुआ था, उसको खींचते हुए ले जा रही थी। इनका क्या मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ है, हम नहीं समझ पाते। और न ही उनकी कवरेज उस तरह से हमारे टीवीज़ में की गई। और ये सारे लोग जो निकल कर जा रहे थे, शांति प्रिय ढंग से जा रहे थे, भूख और प्यास के अलावे पुलिस इसको खदेड़ रहा था। जगह जगह इनकी पिटाई हुई और अपमान सहना पड़ा इनको। रेल ट्रैक पर जो सोए हुए मजदूर थे उस पर एक मालगाड़ी चढ़ा दिया। कई लोग उसमें बढ़ गए। शायद इन सारे दृश्यों को हम बिल्कुल भूल नहीं सकते। और तब लोगों ने कहा, जो शहर में बसे हुए थे, कि अब तो ये बड़ा मुश्किल है। अब ये सारे लोग वहाँ से निकले हैं, पता नहीं ढेर सारे उसमें कोरोना अफेक्टेड हैं, अब वापस बिहार आएंगे और बंगाल आएंगे और हमारे राज्य में संकट पैदा करें। ये कैसे दिमाग है जो इस तरह के विचार को जन्म देता है। वह भी बिहारी है, हम भी बिहारी हैं, लेकिन उनके आने से हमें खतरा है, इसलिए उन्हें दूर रखो। और सभी उस दौर में कहने लगे कि अब तो और फैलेगा ही, क्योंकि अब मजदूर वापस लौटे। ये स्थिति है हमारे उस लेबर क्लास की जो इतना उद्यमी है, जिसके एनर्जी और वर्क फोर्स के बिना हमारे इंडस्ट्रीज़ नहीं चल सकते। उसका ज्वलंत उदाहरण हमें कर्नाटका से मिलता है, जहाँ पर उनको रोकने की कोशिश की गई कि लेबर भागे नहीं, उसका पलायन न हो।
आश्वासन उनको दिया गया कि आपको खाना इत्यादि मिलेगा, लेकिन आप रहो, क्योंकि आपके बिना तो फैक्ट्री और इंडस्ट्री चलने वाला नहीं है। और इस वर्ग की स्थिति हमने क्या बना दिया है। कैपिटल में भी मार्क्स ने लेबर क्लास का जो महत्व है समाज में, उसके विषय में उन्होंने लिखा है। और वह कैपिटल के बारे में लिखते हुए मार्क्स ने कहा कि कैपिटलिज्म एक ऐसा स्टेज है ऐतिहासिक भौतिकवाद का जो सामाजिक विकास के लिए अत्यंत ही आवश्यक है, क्योंकि वो द्वंद्वात्मक जो संबंध है प्रोलेटारिएट और कैपिटलिस्ट के बीच, वो समाज को गति देगा, वो समाज को आगे बढ़ाएगा। आज एक बार फिर से इन सब बातों को याद करने की आवश्यकता है। लेकिन इन सारी स्थितियों के बीच, जहां कम्युनलिज्म का भी कहीं डिस्कशन हो रहा है, कोरोना से कैसे राज्य जूझेगा उसके बारे में भी बातचीत लोग कर रहे थे, विदेश यानी पूरा वर्ल्ड शायद अब बदल जाए, एक नए दुनिया के गढ़ने के कगार में शायद हम खड़े हैं। उसी बीच कुछ राज्यों ने अद्भुत और चौंकाने वाले उदाहरण लेकर सामने आए। और जिस राज्य का नाम हम लोग बार बार लेते हैं वो राज्य केरल है। हम और आप इसके स्टेट के बारे में जानते हैं। लगभग 100 साल से केरला में साक्षरता और स्वास्थ्य प्रशासन के लिए मुख्य विषय बन चुका था। और केरल के चीफ सेक्रेटरी जब टीवी पर आए तो उन्होंने कहा कि हमारा जो हेल्थ सिस्टम है वह हेल्थ सिस्टम जो कॉमन हेल्थ के कारण है या कॉजेज है, उसको सबसे पहले हम अटेंड करते हैं। अर्थात हेल्थ का मतलब सिर्फ परसेंटेज निकालना नहीं है कि हमारा मृत्यु दर कितना है, हम जन्म के समय लड़कियां कितनी थीं या लड़के कितने थे इत्यादि। हम प्रिवेंटिव मेजर्स सिखाते हैं। हेल्थ में जो 2 फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, एक है प्रिवेंटिव और दूसरा है डायग्नोस्टिक, मतलब उसका ट्रीटमेंट होना है। प्रिवेंटिव मतलब तुम बीमारी मत पड़ो, ऐसा वातावरण आप आसपास बनाओ सफाई और स्वच्छता की कि तुम्हारा स्वास्थ्य बने रहे। और उन्होंने कहा कि सबसे नीचे से यानी ग्रामीण स्तर से, जिसको हम प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स कहते हैं, ताल्लुक से लेकर ऊपर जो हमारा एक सीढ़ी बना हुआ है हेल्थ इंस्टीट्यूशंस का, वो इतना तगड़ा है, इतना मजबूत है कि हम सब तरह के लोगों को केटर कर सकते हैं, उनकी ज़रूरतों को हम मीट कर सकते हैं। हमारे यहाँ ये गवर्नमेंटल सिस्टम ऑफ हेल्थ केयर जिसको कहा जाता है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसकी तुलना आप बाकी राज्यों से कीजिए। कुछ ही दिन पहले एक और न्यूज़ मिला टीवी में कि किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती होने के लिए
आईसीयू में बेड पाने के लिए और वेंटिलेटर्स पाने के लिए एक व्यक्ति पर सिर्फ उतना, बाकी खर्च अब छोड़ दीजिए, 75,000 उसका फीस है एक प्राइवेट हॉस्पिटल में। उसके अलावे दवा है, नर्सिंग है, सिरिंज है, टेस्ट हैं, खाना है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। कोई सामान्य व्यक्ति, आप और हम भी, और जो ये श्रमिक वर्ग है, क्या इस तरह के सुविधाओं को वह अवेल कर सकता है? बीच बीच में एक बात आई, जो समय भी आई थी जिस समय स्मॉल पॉक्स फैला था इस देश में। उस समय एक टोटल मल्टी सिस्टमिक अप्रोच की बात की गई थी। टोटल मल्टी सिस्टमिक अप्रोच की बात, जहां पर साइंस और जो देशीय नॉलेज है, देशीय ज्ञान है, दोनों के लिए एक जगह बनता है। अर्थात साइंटिफिक उपचार और साथ साथ सदियों से लोगों ने जो विकसित की है एक उपचार पद्धति, उसका भी प्रयोग होना। आज कुछ हद तक एम्स जैसे बड़े बड़े संस्थाओं में इसकी स्वीकृति दी गई है। लेकिन मल्टी सिस्टमिक अप्रोच का मतलब ये नहीं है कि डॉक्टर्स नहीं हैं, इसलिए हम जड़ी बूटी या अन्य तरह के औषधियों का प्रयोग करते हैं। लेकिन इसलिए करते हैं कि शायद उसमें भी बचने का और एक हेल्दी लाइफ लीड करने का एक तरीका लोगों ने बहुत पहले से ढूंढ निकाला है। प्रसिद्ध जो हमारे समाजशास्त्री हैं, लेवी स्ट्रॉस ने दो बातों पर उन्होंने बात की थी। एक है साइंस, जिसको हम मॉडर्न साइंस कहते हैं, साइंस का सिद्धांत, और दूसरा है लोक जो मेडिसिन है, जो दवा है, उपचार है, उसका सिद्धांत। और लेवी स्ट्रॉस लिखते हैं कि दोनों के बीच में कॉम्प्लीमेंटैरिटी है, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है, दोनों एक दूसरे को मजबूत करता है। और बहुत सारे हमारे राज्य में ये साइंस बड़ा विकसित है। केरल उस तरह का एक महत्वपूर्ण राज्य है। और जो एक प्रोग्राम चला था चीन में और चीन से भारत और अन्य एशियाई राज्यों में, जिसको हम लोग बेयर फुट डॉक्टर्स, यानी वैसे डॉक्टर्स, सामान्य लोग जो साधारण उपचार किया करते हैं, वो बेयर फुट डॉक्टर्स घूमा करते थे गांव-गांव और दवा या औषधि वो दिया करते थे। लेकिन ये बहुत सक्सेसफुल नहीं हुआ और धीरे धीरे ब्लू फुट या बेयर फुट डॉक्टर्स की जगह पर कम्युनिटी मेडिसिन की बात आई। ये कम्युनिटी मेडिसिन का सेंटर यूनिवर्सिटीज़ में भी बना, स्वतंत्र रूप से भी बना, और बहुत सारे राज्यों में कम्युनिटी मेडिसिन सेंटर्स बहुत सशक्त ढंग से चल रहा है और इसको मजबूत करने की आवश्यकता है। इसलिए अगर केरल हेल्थ फैसिलिटी माइग्रेंट्स को दे सकता है, आप सब जानते होंगे कि केरल के लोग मध्य एशिया में भी काम करते थे, मिडिल ईस्ट में काम करते थे, और वहाँ से जो भाग कर आए वो केरल माइग्रेंट्स के रूप में आए।
ये बहुत बीमार थे और वहाँ के जो अधिकारी हैं, मुख्य अधिकारी, चीफ सेक्रेटरी, उन्होंने कहा कि इनके लिए फ्री उपचार का प्रबंध किया गया। यहाँ तक कि हम कम्युनिटी किचन चलाने लगे और कम्युनिटी किचन में कौन व्यक्ति किस जगह से आता है, वो कौन सा चीज़ खाता है, उस पर भी हम लोगों ने ध्यान दिया। और हम इसको लेबर किचन नहीं कहते थे, हम इसको अतिथि रसोई का नाम दिए, मलयाली में दिया गया, अतिथि रसोई का नाम दिया गया, या अतिथि अस्पताल था वो। तो एक जो अधिकार होता है सम्मान का, सबसे पहले अगर इस वर्ग को जीवित रखना है, किसी तरह से कुछ खिला के उतना ही जीवित रहो जितना कि आप प्रोडक्शन के काम में आओ, वह नहीं, बल्कि एक स्वस्थ नागरिक बनो इस देश के, उसको सम्मान देना अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए जो स्वास्थ्य के बारे में हम सुनते हैं टीवी में, या वैसे भी हम जब घूमते हैं समाज में, चाहे वो सदर अस्पताल हो, चाहे वो राजधानी में स्थित अस्पतालें हों, चाहे बिल्कुल ग्रामीण स्तर पर हमारे छोटे छोटे अस्पताल हो, ना तो उसमें बेड्स हैं, ना तो ठीक तरह से डॉक्टर्स जाते हैं, ना उसमें मेडिसिन का कोई सप्लाई है, ना कोई लेक्चर ग्रामीण लोगों को दिया जाता है कि वो किस तरह से और कैसे एक स्वस्थ जीवन जीता है। इसलिए वो किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और जब ये कोरोना वायरस दूसरे चरण तक आ पहुंचा, कई तरह का चीज़ हमने किया। हमने बर्तन बजाया, हमने मोमबत्ती जलाया और पता नहीं क्या क्या किया। अब तो एक देवी की भी बात लोग कर रहे हैं कि एक कोरोना देवी हैं जिनको पूजने से शायद हम इस बीमारी से मुक्त हो सके। सरकार और लोगों को अपने अपने जिम्मेवारियों को समझना होगा। हमारे पास अगर पर्याप्त हेल्थ किट्स नहीं हैं, तब हम नहीं कह सकते हैं कि हम विकसित देश है, तब हम नहीं कह सकते हैं इंडिया इज शाइनिंग, ये नहीं कह सकते हैं ये इंडिया इज मूविंग फॉरवर्ड। या कोरोना के बारे में आज हमारे देश के जो प्रधान हैं वो कहते हैं कि इसको अपॉर्चुनिटी, एक अवसर के रूप में देखा जाए। और जिनके पैर में, गरीब महिलाओं के पैर में जिस प्रकार के छाले पड़ गए हैं चलते हुए, उनके होने से कैसा अवसर इस देश को मिलेगा, हमें तो समझ में नहीं आता है। इसलिए गवर्नमेंट को यह जो जाल है पूरा हेल्थ सिस्टम का, जिसमें एक्सेस हर तरह के लोगों का हो सकता है, सबसे पहले इसको उन्हें मजबूत करना होगा। और एक सोशल साइंस में हम शब्द का इस्तेमाल करते हैं अदर। अदर यानी दूसरा आदमी। दूसरे आदमी यानी जो धनी है, जो अपर मिडिल क्लास है, उनके लिए व्यवस्था कैसा हो, उसके लिए हम ज़्यादा चिंतित हैं। हम ज़्यादा सोचते हैं कि मैक्स जैसे कितने अस्पताल हम बना पाए, लेकिन सामान्य लोगों के हेल्थ फैसिलिटी पर ध्यान नहीं है। एम्बुलेंस में घूम घूम कर महिलाएं मर जा रही हैं, गर्भवती महिलाएं मर जा रही है। किसी को तो अकाउंटेबिलिटी लेना होगा, किसी पर ये अकाउंटेबिलिटी हमें फिक्स करनी होगी। नहीं तो इतने दिनों से हेल्थ सिस्टम का यह
हाल नहीं होता। और एक और बात हम यहाँ पर करना चाहेंगे कि जॉन रॉल्स, RAWLS, जॉन रॉल्स की एक फेमस किताब है द थ्योरी ऑफ जस्टिस, जिसमें वो मार्क्स से भी आगे निकलते हैं। एक इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी में सिटीजनशिप या नागरिकता के विषय में बात करते हैं। और रॉल्स ने न्याय की बात की, जस्टिस की बात की, और इस जस्ट सोसाइटी का निर्माण कैसे होगा, इस पर हम सबको सोचना है। जरूरी नहीं है कि कोई खास पॉलिटिकल पार्टी ही सोचे। जो ग्रैम्शी कहते हैं, ये लीडरशिप एक सोसाइटी के निर्माण के लिए उस वर्ग से भी आ सकता है, जैसे श्रमिक वर्ग, जो अपने स्थिति को समझता है और उसके मुताबिक एक रेवोल्यूशन को लीड करता है। लेकिन इनके साथ ये बातचीत निरंतर करनी होगी, इनकी उपयोगिता को हमें समझना होगा। और जब भी हमने श्रम शब्द का इस्तेमाल किया है, आप मान कर चले कि हम वर्किंग क्लास जो इंडस्ट्री में है प्लस लेबरिंग क्लास जो एग्रीकल्चर में, हम दोनों को ही लेकर चल रहे हैं। और दूसरी जो बात है वह शायद सबके नींव पर है, जिसको हम बेस कहेंगे। सारा सुपरस्ट्रक्चर जो हम बनाने का कोशिश कर रहे हैं, बड़े बड़े भवन और मल्टी सिटीज और बहुत सारे जिसको कहते हैं एमिनिटीज़, एक अर्बन समाज के लिए, एक शहरी समाज के लोगों को जिस प्रकार की सुविधाएं चाहिए, वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हम सोचते हैं, लेकिन बेस के बारे में नहीं। इसलिए वो सुपर स्ट्रक्चर करने के लिए जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको हमें निश्चित रूप से मजबूत करना होगा। अगर यह इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब एक तरफ PHC है, तो यह इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब दूसरी तरफ हमारे स्कूल्स हैं। और अगर ये स्कूल, जो सेक्रेटरी साहब कह रहे थे केरल के, कि इस राज्य में तो 100 साल से ये चल रहा है, पढ़ाई लिखाई के प्रति एक उत्सुकता। हम लोग जब साक्षरता अभियान में थे तो सुनते थे केरल के एक्सपेरिमेंट के बारे में, और केरल साक्षरता परिषद ने जिस तरह से लिटरेसी को फैलाया था। और यह राज्य जो लिटरेट राज्य है, सभी लोग पढ़े लिखे हैं, तो उस राज्य में किसी बात को समझाना कि यह आपके लिए कहा जा रहा है, उसके लिए बहुत मेहनत की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन ऐसे समाज बनाने के लिए हमें शुरुआत कहाँ पर करना होगा? हमें शुरुआत करना होगा सबसे नीचे बच्चों के स्कूलों से। और हमारे प्लान्स में, जो पंचवर्षीय हमारा पूरा नियोजन है और प्लान्स है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हमने इंडस्ट्रीज़ की बात की, हमने हायर एजुकेशन की बात की,
लेकिन जो अत्यंत ही जरूरी है कि हम बात करें लोक शिक्षा के बारे में, उसकी बात हमने नहीं की। कोठारी कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार 10 साल के अंदर पूरा देश शिक्षित होना चाहिए। अभी भी हम उस गोल तक नहीं पहुंच पाए। और स्वास्थ्य की तरह यहां भी जो हमारा स्कूली स्ट्रक्चर है, वो स्कूली स्ट्रक्चर सरकारी इतना कमजोर हो चुका है कि आज सामान्य लोग भी सोचते हैं कि आधे पेट खाकर भी हम बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजें। तो ये अगर बेस स्ट्रक्चर होगा शैक्षिक प्रणालियों, तो फिर से एक सवाल उठेगा कि आप डेवलपमेंट से क्या समझते हैं, विकास से क्या समझते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि हायर एजुकेशन आपका आगे बढ़े, आपके इंजीनियर्स, आपके साइंटिस्ट वर्ल्ड क्लास के हों, लेकिन उतना ही ज़रूरी है कि आपका जो सामान्य स्कूल है वो जैसे आज से 50 साल पहले था। बहुत सारे अभी मैक्सिमम ब्यूरोक्रेट्स से अगर आप पूछिए, जो अब रिटायर करने वाले होंगे, वो सब निकले हैं सरकारी स्कूलों से। लेकिन ये एक साजिश है प्राइवेटाइजेशन। ये एक साजिश है कि हम अपने इंस्टीट्यूशंस को बेच दे रहे हैं। जिन इंस्टीट्यूशंस के बारे में कोई देश नहीं बन सकता है और न नेशन बन सकता है। इसलिए जब कॉमन स्कूल सिस्टम की बात आई, समान शिक्षा प्रणाली, राइट टू एजुकेशन भी हम ले आए लड़के, लेकिन सब बस्ते में पड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि हमारा जो सामाजिक विभाजन है समाज में, वह सामाजिक विभाजन ये हमें इजाज़त नहीं देता है कि हम गरीब बच्चों के साथ धनी परिवार के बच्चों को भी बैठाएं। इसलिए जो गंदे बच्चे हैं उनके लिए एक अलग सिस्टम जैसा तैसा बना दिया गया, और जो धनी बच्चे हैं उनके लिए प्राइवेट स्कूल्स, नेशनल और अब तो इंटरनेशनल भी इस देश में खोले जा रहे हैं। और हम पढ़ते हैं कि स्कूलों में एसी का प्रबंध है, बसेस में एसी का प्रबंध है। एक इंडियन साइंटिस्ट जो अमेरिका में है, वो कहते हैं कि हम तो इंडिया में सामान्य रूप से इम्यून थे। इंडिया का जो इम्यूनिटी सिस्टम था वो बहुत मजबूत था, क्योंकि हम धूल में, बालू में, खुले आकाश के नीचे प्रकृति के साथ हम उठते थे और बैठते थे। जितना हमने बच्चों को उस व्यवस्था से हटा लिया, ये कहते हुए कि वो ट्रेडिशनल सिस्टम है, मॉडर्न सिस्टम में बच्चे आए, इंटरनेशनल सिस्टम में बच्चे आए, हमने न सिर्फ एक आइडेंटिटी के क्राइसिस को तैयार किया है, बल्कि उसके साथ साथ उनके इम्यूनिटी सिस्टम को भी हमने कमज़ोर कर दी है। इसलिए ये दो बातें जो कोरोना से निकल कर आया है,
जो हमारे अनुसार अत्यंत ही महत्वपूर्ण है कि एक थ्योरी जो बनना चाहिए विकास के लिए, वो थ्योरी एक्शन पर आधारित हो, प्रैक्टिस जिसको कहते हैं, यानी एक एक्शन के बेसिस पर, एक क्रिया के बेसिस पर हम एक थ्योरी को गढ़ते हैं, जैसे फूको ने लिखा है। और वो थ्योरी जो है वो जमीन से जुड़ा हुआ होगा, जैसे रॉल्स लिखते हैं, जैसे दरीदा ने लिखा। तो हमारी कोशिश एक तरह से यही होना चाहिए, एक जस्टिस की और दूसरा एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में एक जो नए दुनिया जिसको हम कहते हैं, एक न्यू वर्ल्ड इमर्ज कर रहा है, उसके बारे में सोचना होगा। यही अमेरिका है, जो अमेरिका 1 मई जिसको हम सब सेलिब्रेट करते हैं इंडिया में, रेड हॉरर करके मैकार्थी ने, वो एक सेनेटर थे अमेरिका में, इन्होंने रेड हॉरर की बात की और लेबर को उन्होंने समझाया कि आपको असिस्टेंस गवर्नमेंट से मिल सकता है। और शायद कम लोगों को पता होगा कि मे डे यानी 1 मई को लॉ डे के रूप में घोषित किया गया था अमेरिका में। बाद में जिसको कॉन्टेस्टेशन कहा जाता है, एक्सेप्ट न करना, एनालिसिस का पावर, वो कॉन्टेस्टेशन के दौर में, विश्लेषण के दौर में, जब बुद्धिजीवियों के बीच और यूनिवर्सिटीज में ये सवाल उठे कि किस तरह से सरकार अप्रोप्रिएट कर ले रहा है लेबर को, तब यूएस में एक नए समाज, एक नए सोच का भी विकास हुआ। इसलिए मित्रों, आज के दिन में हम भी सोचें और आप भी सोचें, कोई सोच ना गलत है ना सही। जो सफ़र कर रहे हैं उनसे हम निरंतर डायलॉग का जो प्रोसेस है उसको हम जारी रखें। सरकार चाहती है डायलॉग ही ना हो, ना उनसे डायलॉग हो, ना हमारे बीच डायलॉग हो। लेकिन इस राजनीति को हम सफल नहीं होने देना चाहते हैं और व्यक्ति को, एक लेबर को, एक व्यक्ति को मानव के रूप में देखें, जैसा जॉन रॉल्स ने मार्क्स से भी आगे बढ़ते हुए इनकी प्रतिष्ठा और इनकी जस्टिस के विषय में लिखा था। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों को।